Okay, good morning students. You people last day commented that you people want the line wise explanation of the chapter The Sound of Music Part 2, the Shahnai of Bismillah Khan. So as you have said, I am going to start it and let's see. Okay, so I am going line wise, try to understand, and it would be bilingual. Okay, so should we start here? Okay, the very first page. What is given? Let's see. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जिस समय की बात है, औरंगज़ेब बादशाह था भारत का, और वो क्या करता है, वो मना कर दिया एक वादन का बजाने से. कहाँ पे? कोर्ट में, क्योंकि उस वादन का नाम था पुंगी और उसकी आवाज़ बहुत तीखी थी जो कि औरंगज़ेब को पसंद नहीं आया और वो उसे बैन कर देते हैं. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि बांसुरी हो गया, ये सब चीज़ में ये एक क्लासिकल, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था. इसे क्या हुआ कि कुछ दिन बाद इसे few had thought that it would one day be revived. बहुत कम ही लोगों को ये उम्मीद था कि पुंगी फिर से क्या होगा, पुनर्जागृत होगा, मीन्स इसे फिर से रीमेक किया जाएगा, मॉडिफाइड किया जाएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक बार्बर था, जो बार्बर था वो क्या करता है, वो एक म्यूज़िकल परिवार से ही था. वो सोचता है कि हाँ क्या करना चाहिए, वो एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाता है. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. पुंगी में क्या था, वो इट वाज वेरी श्रिल, वो बहुत तीखा था, तो उसके म्यूज़िक को वो बदलना चाहता था, उसके टोनल क्वालिटी को वो बदलना चाहता था. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तब वो एक पाइप लेते हैं, एक लकड़ी का वो, और उसमें क्या होता है कि वो पुंगी से क्या होता है, चौड़ा होता है. ठीक है, पुंगी आप समझ सकते हो जैसे कि वो सपेरों को आप देख सकते हो कि वो जो बजाते हैं उसी तरह होता है. और ये क्या अब ये शुरू कर रहे हैं, देखो. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. वो जो पाइप तैयार किए थे उसमें 7 छेद करते हैं, 7 होल्स. When he played on it, closing and opening some of these holes, some are melodious sound. Some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या हुआ, तो जब वो क्या किए, उसमें 7 होल किए और उसमें एक को दबाते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, ये करके तब देख रहे हैं कि बहुत सुरीला आवाज़ निकलता है. ये कौन देखा? वो नाई देखें जिनकी पहुँच कहाँ तक थी, दरबार तक थी, राज दरबार तक थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वो राज दरबार के सामने वो बजाते हैं और सभी कोई प्रभावित हो जाते हैं. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was called the shahnai. देखिए, तो बोला गया कि ये तो अब पुंगी नहीं होगा, it was the modified form of pungi, तो it had to be renamed. तो इसका जो नया नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, तो इसका नाम रखा गया शहनाई. क्यों? क्योंकि शाह के दरबार में वो बजा, और वो बजाया कौन? नाई. That's why its name is शहनाई. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. इसे क्या जानते हैं, इसकी आवाज़ को, इसकी संगीत को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. देखिए, इसके आवाज़ को, इसके संगीत को शुभ माना जाता है, इसीलिए ये कारण बना कि ये मंदिरों में ये आज भी बजता है और इसे एक अभिन्न अंग माना गया है नॉर्थ इंडियन शादियों की. नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है तो उसमें ये शहनाई बजना है ही. In the past, the shahnai was part of the नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. रॉयल कोर्ट जो थे, राज्य दरबार, उसमें राज दरबार जो थे उसमें 9 तरह के संगीत का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता था. ठीक है, तो उसमें क्या, उसका नाम था नौबत. 9 इंस्ट्रूमेंट थे, बोल करके इसका नाम बना था नौबत.
टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन हाल फिलहाल तक ही हम देख सकते हैं कि वो शादी तक और शादी में बजाया जाता था, शादी के कार्यक्रम में और मंदिरों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय हम लोग किसे देते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब देखिए ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा और हम जानेंगे आज, और उसके बाद जो रेस्ट रहेगा वो हम लोग कल करेंगे। So let's see. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. डुमराव, ठीक है, क्या है कि डुमराव में इनका जन्म हुआ और वो वहीं पे बच्चों के साथ जब वो छोटे थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the लोकल महाराजा। वहाँ क्या करते थे? वहाँ वो क्या करते थे? वहाँ पे ये जाते थे, वहाँ जाके गाते थे और छैता होता था वहाँ बिहारी जी टेम्पल में, वो गाते थे और वो हमेशा इनाम प्राप्त करते थे वहाँ के जो लोकल महाराज थे उनसे। और हाँ, लड्डू मिलता था और लड्डू का वज़न क्या होता था? 1.25 किलो। इट वॉज अ बिग अवार्ड फॉर दैट किड एट दैट टाइम। सो दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो। ये कब की बात है? आज से 80 साल पहले की बात है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और जानते हो यही बच्चा जो वहाँ छैता गा करके वो लड्डू प्राप्त करते थे, वो भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Payghambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. देखिए इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में और ये एक संगीतकार के परिवार में जन्म लिए थे। इनके दादाजी रसूल बख्श खान थे और वो भोजपुर राजा के दरबार में वो बजाते थे। इनके पापा जो थे पैगंबर बख्श, ठीक है, और भी वो जितने भी वो इनके चाचा वाले ख़ानदान के हैं, पिता वाले ख़ानदान के, ये सभी कोई अच्छे फेमस म्यूज़िशियंस हैं और वो कहीं ना कहीं जैसे राज दरबार वगैरह में बजाया करते थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai soon. Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। हाँ, ये क्या करते थे, ये जब मामा के घर गए, मम्मी के साथ जब गए तो वो अपने मामा जी को देखते थे बजाते हुए। क्या बजाते हुए देखते थे? वो मामा जी को देखते थे बजाते हुए, वो शहनाई बजाते देखते थे। वो बहुत प्रभावित होते, मोहित होते हैं उससे, उस वादन से। वो जो प्रैक्टिस करते हैं ये उन्हें गौर से देखते रहते थे। और ये क्या करते थे, विष्णु टेम्पल में वो बनारस में बजाया करते थे, वो भी उनके साथ जाते थे। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on, and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. वो जब उससे मोहित हो गए तो वो क्या करते थे, वो भी प्रैक्टिस करते थे अपने मामा को देख करके। मैटरनल अंकल कहा गया है अली बख्श को देख करके, वो भी दिन भर प्रैक्टिस करते थे उस वादन का। For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. वो क्या करते थे, वो एकांत में जा कर के इस वादन का प्रैक्टिस करते थे। जैसे बालाजी और मंगल मैया जो टेम्पल था वहाँ पे, और गंगा के किनारे बैठ कर के वो म्यूज़िक अपना प्रैक्टिस करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और वो वहाँ पे गंगा किनारे बैठ करके वो ऐसे ऐसे नए नए सुर का ईजाद करते थे जो कि असंभव था शहनाई के लिए। कि जैसे शहनाई वादन में आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन उस चीज़ का वो प्रैक्टिस किए और उस चीज़ को अपने कला में शामिल किए। Okay, so this much is enough for the day. Tomorrow I will explain the rest of the paragraphs that are given. Now we have completed 5, and actually there are 13 yes, actually there are 13 explanations, so the rest we will go through it tomorrow. Okay, till then go through it. Thank you.